हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है इंडियन प्रेसिडेंट। इंडियन प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग आज की क्लास में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और बाकायदा व्याख्या के साथ में, डिटेल के साथ में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। टेंटेटिव क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जरूर बता दूं कि जो हमारा इंडियन प्रेसिडेंट होता है वो इंडियन प्रेसिडेंट हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो होता है हमारा राष्ट्रपति। हालांकि हम लोग जब वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष की बात करते हैं, वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। लेकिन कार्यपालिका का अध्यक्ष जो कहा जाता है वो भारत का राष्ट्रपति ही कहा जाता है। याद रखना है, सारे के सारे कार्यकारी जो कार्य हैं वो भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही यहाँ पर संपादित किए जाते हैं। और जो राष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसके ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद या आर्टिकल राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर आर्टिकल कभी पूछा जाएगा तो आपका हो जाता है 54। थोड़ा सा इसको समझ लेना है। अगर कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो दो तीन बातें बड़ी ध्यान रखनी है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है बेसिकली, वो हम लोग जानते हैं दो पैटर्न पर है। पहला पैटर्न है जिसको हम लोग एसटीबी बोलते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा है पीआर मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के मतलब बोलते हैं एकल संक्रमणी मत पद्धति। पीआर के मतलब है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इन दोनों पैटर्न पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है। एसटीबी का मतलब हो गया कि वोटिंग जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पर हो जाएगी, दी जाएगी, यानी कि वोटिंग में आपको सभी को वोट देना है, प्रायोरिटी देनी है। और यहाँ पर यह निकाला जाता है कि भाई किसी राज्य की विधानसभा की संख्या कम है, किसी के राज्य की विधानसभा के सदस्य संख्या अधिक है, तो एक रेशियो निकाला जाता है उस राज्य की जनसंख्या से भाग दे करके, ताकि सभी राज्य बराबर आ पाए और एक वोट वैल्यू काउंट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये दो पैटर्न पर हमेशा हम लोग जानते हैं इनका इलेक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर आंसर हो गया आपका 55, आर्टिकल नंबर 54, सॉरी आर्टिकल नंबर 54 इसका आंसर हो गया भाई। ये आप लोगों को याद रखना। अब देखो यहां पर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 58 में उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि उसकी योग्यताएं वगैरह दी गई हैं। आर्टिकल 60 में ओथ यानी कि शपथ, यानी कि ओथ जो है वो आर्टिकल नंबर 60 में दी गई है, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई हम लोग। अगला सवाल आपके सामने है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। बहुत बढ़िया सवाल है। भारत के संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि भाई आयु 35 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। 35 वर्ष जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए आयु, ऐसा भारत के संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है, यानी कि ही शुड बी कंप्लीटेड 35 इयर्स। लेकिन अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट की मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, तो हमारा आंसर होना चाहिए देयर इज नो प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि राष्ट्रपति के पद की अधिकतम उम्र सीमा हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है, लेकिन निम्नतम जो सीमा है वो 35 इयर्स कही गई है। क्लियर है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा बता दूं, 25 साल आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए, 30 साल राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज होनी चाहिए मिनिमम, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी 35 इयर्स एज होनी चाहिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमने अभी चर्चा की तो हम लोगों का ये हो गया भाई 35 इयर्स हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की सैलरी 2024 तक कितनी है, हम सभी लोग जानते हैं। प्रेसिडेंट की सैलरी कई बार रिवाइज हुई है,
जब पे कमीशंस आए तो पे कमीशन में कैबिनेट सेक्रेटरी भारत का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है, सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी 90,000 हो गई थी प्रेसिडेंट के इक्विवेलेंट, फिर प्रेसिडेंट की सैलरी 1.5 लाख हुई, फिर 1.5 लाख से सीधे हम लोग जानते हैं ये 5 लाख रुपीज हो गई। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है आपकी 5 लाख। कितनी है? 5 लाख रुपीज पर मंथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैलरी होती है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक या पहले साइंटिस्ट राष्ट्रपति कौन थे? इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर होना चाहिए? देखो बच्चे बहुत ध्यान से इसको समझना है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट, वो है एपीजे अब्दुल कलाम साहब। और एपीजे अब्दुल कलाम साहब को 1997 में भारत रत्न से नवाजा गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति हुए हैं और दूसरे राष्ट्रपति हुए हैं, याद रखना है। हम लोग 5 सितंबर को इनके बर्थडे को टीचर्स डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। और पहले ऐसे प्रेसिडेंट कह सकते हैं जिनको भारत रत्न मिला, क्योंकि इनको भारत रत्न 1954 में ही मिल गया था, ठीक है, याद रहेगा भाई, क्लियर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के 2 टाइटल जरूर याद रखना है, एक इनको देश रत्न के नाम से जानते हैं, दूसरा इनको अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। और संविधान सभा के, याद रखना है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष यही बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहां तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो बिल्कुल आप लोग पूछ सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? आंसर कीजिए भाई, राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के तहत या कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं? बहुत ध्यान से समझना है। देखो भाई, ये जो नेशनल इमरजेंसी जिसको हम लोग शुद्ध हिंदी में कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल कह सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की आपको जरूरत है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। देखो भाई, हम लोग जानते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, मैं थोड़ा सा इसको बाइफिग्रेट करके बता देता हूं। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना है। हमारे यहाँ संविधान में इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो आपका जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इमरजेंसी है बेसिकली ये 3 तरीके की। पहली इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 352 में, दूसरी इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 356 में, तीसरी इमरजेंसी है आर्टिकल नंबर 360 में। क्लियर? 352 में जो इमरजेंसी है वो है आपकी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी यानी कि कह सकते हो राष्ट्रीय आपातकाल, ये नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है। दूसरा 356 में अगर हम लोग बात करेंगे तो याद रखना है आपको प्रेसिडेंट रूल, यानी कि राष्ट्रपति शासन हमारा जो है वो 356 में है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी। थर्ड की बात करेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, और इसको हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। हालांकि वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, 352 रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, 356 रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल एंड 360 रिलेटेड टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा और समझना है। इसकी 3 कंडीशन होती है। पहला होता है युद्ध, दूसरा होता है बाह्य आक्रमण, और तीसरा होता है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह, ये 3 कंडीशन में
ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है और ये किसी राज्य में लगती है, हम सभी लोग जानते हैं। और वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब इंडिया की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो अच्छी नहीं होगी, वित्तीय साख संकट में होगी, तब ये वहां पर लगाई जाती है। ठीक है, ये खैर अभी तक नहीं लगी है, याद रखना है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपके साथ चर्चा कर दी डिटेल में, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया भाई। तो यहां पर पूछा गया था नेशनल इमरजेंसी, तो 352 है। ठीक है, यहां पर नेशनल इमरजेंसी पूछा गया था, तो नेशनल इमरजेंसी 352 हो गया। 356 प्रेसिडेंट रूल हो गया। 360 हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया। 370 हम लोग जानते हैं खत्म हो गया है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव सर्व्ड 2 टर्म्स? भारत के कितने राष्ट्रपतियों ने 2 टर्म पूरे किए या 2 कार्यकाल पूरे किए? 1, 2, 3 या 4? टर्म को हम लोग कार्यकाल भी लिख सकते हैं और अच्छा लगेगा। आंसर करोगे भाई? क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए, टर्म या कार्यकाल? क्या आंसर होना चाहिए? बहुत ध्यान से समझना है इसको, बहुत बारीकी से समझना है। राष्ट्रपतियों ने 2 टर्म, एकमात्र हमारे प्रेसिडेंट हैं, एकमात्र हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका? हालांकि एक मौका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी मिला था, लेकिन उन्होंने खुद बनने से वहां पर इसको डिनाई कर दिया था, मना कर दिया था कि हम दोबारा नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन ऑफिशियली अगर देखा जाएगा तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई बने जो है वो एक ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड अंडर विच आर्टिकल? राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? आर्टिकल 56, आर्टिकल 61, आर्टिकल 63 या आर्टिकल 72? क्या आंसर होना चाहिए? फटाफट से आंसर करोगे भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत महाभियोग लगाया जा सकता है? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है। देखो भैया, बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले इंपीचमेंट है क्या? प्रेसिडेंट को बर्खास्त करने की, हटाने की एक प्रक्रिया है, डेट इज कॉल्ड इंपीचमेंट महाभियोग। टेकन फ्रॉम यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से लिया गया, रिलेटेड टू आर्टिकल नंबर 61। इतना आंसर तो आप समझ लीजिए। अब थोड़ा सा समझिएगा, महाभियोग प्रस्ताव कहां लाया जा सकता है अगर पूछा जाएगा? तो यू कैन से दैट इट कैन बी प्रपोज्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इट मींस राज्यसभा और लोकसभा। तो जिस भी हाउस में ये प्रपोज होगा, राज्यसभा और लोकसभा में, उसके 1/4 मेंबर के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए प्रपोजल पर। सपोज दैट इफ द इंपीचमेंट प्रोविजन आया आपका राज्यसभा में, 1/4 मेंबर ने सिग्नेचर किए, अगर राज्यसभा 2/3 से पास कर देता है, देन कहां जाएगा? सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में अगर उसको 2/3 से पास कर देता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर दिया जाएगा, डेट इज कॉल्ड इंपीचमेंट। याद रखना है। और जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर इंपीचमेंट लगाया जाएगा, उसको 14 डेज पहले उसकी सूचना दी जाएगी। तो एक फॉर्मूला से याद कर सकते हैं, 1/4 प्लस 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू इंपीचमेंट। मजा आ गया होगा ना इसमें? एक फॉर्मूले में देखो बहुत आसान है, 1/4 सदस्य सिग्नेचर करेंगे, चाहे जिस हाउस में जाए उसके, और उस सदन के 2/3 बहुमत से पास होगा, फिर दूसरे सदन के 2/3 बहुमत से पास होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति के ऊपर इंपीचमेंट प्रूव हो जाएगा और उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, डेट इज इंपीचमेंट प्रोसेस। क्लियर है? 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है 63, और 72 में प्रेसिडेंट की पार्डन पावर यानी कि क्षमादान शक्ति है। अब यह भी थोड़ा सा समझना है। देखो, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को फांसी की सजा दी गई उसको भी माफ कर सकता है, मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, कम कर सकता है। ठीक है ना? ये सारी की सारी, लेकिन बढ़ा नहीं सकता, ये मत लगाना भाई। ठीक है? क्योंकि भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसको बढ़ाने का नहीं है, क्योंकि उससे कहने का सुप्रीम कोर्ट का कह सकते हो एक हानि, मानहानि कह सकते हो, या अपमान सा हो सकता है। ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई सजा को कम कर सकता है, निरस्त कर सकता है,
और मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस अंडर विच आर्टिकल, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। अध्यादेश जो राष्ट्रपति महोदय हैं कौन से आर्टिकल के तहत जारी कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। ऑर्डिनेंस जब सदन नहीं चल रहा होता, कोई भी हाउस नहीं है, तो उस कंडीशन में स्पेशल लॉ के लिए हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ कानून बनाना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, और अध्यादेश जारी करेगा 123 से। 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है, 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, देखो राष्ट्रपति 2-3 चीजें आर्टिकल आप लोग याद रखो। 60 में शपथ है, 58 में एलिजिबिलिटी है जिसकी हम लोग कह सकते हो योग्यताएं हैं, 54 में आप कह सकते हो इलेक्शन है, निर्वाचन है, 61 में आपकी महाभियोग है, ऐसे याद कर सकते हो, 61 में महाभियोग है, 72 में क्षमादान शक्ति है, क्षमादान शक्ति है, 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये सभी कुछ आर्टिकल याद रखने हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट फ्रॉम बिहार, बिहार से चुने गए पहले राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी, श्री रामनाथ कोविंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी। देखो भाई, बिहार से चुने गए पहले राष्ट्रपति अगर कभी पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, इनका जन्म सीवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था, और ये संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे, याद रखना है। तो यहां पर आंसर क्या हो गया भाई आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं अभी तक जो लोकसभा स्पीकर से, लोकसभा अध्यक्ष से सीधे प्रेसिडेंट बनने वाले, सीधे प्रेसिडेंट बनने वाले एकमात्र हैं राष्ट्रपति, जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। एंड ही इज इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये सबसे कह सकते हैं कि भाई निर्विरोध भी निर्वाचित हुए थे, हम लोग जानते हैं निर्विरोध भी निर्वाचित हुए थे। दूसरा, अभी वर्तमान में चूंकि हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो द्रौपदी मुर्मू जी से पहले अगर पूछा जाता है यंगेस्ट में, क्योंकि अब तो द्रौपदी मुर्मू सबसे यंगेस्ट हो गई, तो सबसे युवा अगर हम लोग बात करेंगे तो ये होते थे द्रौपदी मुर्मू जी से पहले। ठीक है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एकमात्र ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है, बाकी सारे के सारे जितने प्रेसिडेंट साहब हुए हैं उनका सबका जन्म आजादी से पहले हुआ है। इस पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल या सुषमा स्वराज? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, और ये राजस्थान के फॉर्मर गवर्नर भी रहती हैं, पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इंदिरा गांधी हमारे देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही हैं, याद होना चाहिए। सरोजिनी नायडू किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की रहती हैं, राज्यपाल, याद रखना है। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रहती हैं। सुषमा स्वराज भारत की पहली महिला पूर्ण रूपेण विदेश मंत्री भी सुषमा स्वराज रहती हैं। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी टाइम्स कैन अ पर्सन बी री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है या दोबारा चुना जा सकता है? सिर्फ एक बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, या कोई सीमा नहीं, नो लिमिट? भारत के संविधान के अनुसार ही बताना है, अमेरिका का संविधान मत बताने लगना भाई। देखो बहुत ध्यान समझना है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 1 बार बन सकता है, 2 बार बन सकता है, 3 बार बन सकता है, कितनी बार भी बन सकता है, देयर इज नो लिमिट। बट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भैया एक व्यक्ति 2 बार ही बन पाएगा, तीसरी बार नहीं बन पाएगा राष्ट्रपति अमेरिका का, याद रखना है। तो हमारे यहाँ
एक व्यक्ति 2 बार भी बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है, हमारे यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। देयर इज नो लिमिट, नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि वो कितनी बार बनेगा। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस? पद पर रहते हुए कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु होती है? मरना लिखा हो, मृत्यु किसकी होती है भाई? देखो, पद पर रहते हुए अगर पूछा जाएगा तो 2 लोग, फखरुद्दीन अली अहमद का नाम आता है, इनका नाम आता है, तो यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमारे देश के एकमात्र सिख राष्ट्रपति हुए हैं, ज्ञानी जैल सिंह साहब। अगला सवाल है भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे? कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे भाई? फटाफट से आंसर करना है। नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, एपीजे अब्दुल कलाम, या इनमें से कोई नहीं? देखो भाई, कौन सबसे युवा राष्ट्रपति हुए हैं, बहुत ध्यान से समझना है। हमने अभी चर्चा की थी आपके साथ, अगर यहां पर कोई नहीं की जगह आ जाए द्रौपदी मुर्मू जी तो उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, कौन सबसे युवा राष्ट्रपति, तो हम लोग अब इसको लगाएंगे, और द्रौपदी मुर्मू जी से पहले हम लोग इनको लगाते थे। ठीक है भाई, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बिफोर द्रौपदी मुर्मू नीलम संजीव रेड्डी, और इनके बाद में नीलम संजीव रेड्डी के बाद में अगर हम लोग देखेंगे द्रौपदी मुर्मू जी हो जाती है। नीलम संजीव रेड्डी जो है वो सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए, सबसे युवा राष्ट्रपति बने, और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, याद रखना है नीलम संजीव रेड्डी। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन साहब, रामनाथ कोविंद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, या वीवी गिरी साहब? क्या आंसर होना चाहिए? देखो, बहुत बढ़िया सा सवाल है, बहुत ध्यान से इसको समझना है। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं के आर नारायणन साहब। कौन है? के आर नारायणन साहब जो हैं सबसे, हम लोग कहते हैं भारत के पहले दलित राष्ट्रपति हैं। ये पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। उससे पहले देख सकते हैं भाई के आर नारायणन साहब के बारे में। के आर नारायणन वाज द फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट मलयाली पर्सन टू रिसीव हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री। के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले पहले मलयाली व्यक्ति थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है आपका, द पब्लिक अकाउंट कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? बहुत बढ़िया है, देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा भी तो और आनंद आएगा इसमें। देखो भाई, हमारे यहाँ जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, बहुत ध्यान से समझना। पब्लिक अकाउंट कमेटी हैव 22 मेंबर्स, जिसमें 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। और लोक लेखा समिति अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, वो रिपोर्ट बच्चे प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर के पास। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं सीएजी से लिंक करके, बहुत ध्यान से समझना है। सीएजी से लिंक करके कैसे समझोगे? देखो, हमारे यहाँ जो सीएजी है वो देश का पहला अकाउंट ऑफिसर है। ये सारी ऑडिट रिपोर्ट, सब जितना पैसा खर्च हो रहा कंसोलिडेटेड फंड से, कंटीजेंसी फंड से, सब रिपोर्ट बनाता है। और ये रिपोर्ट जब बना देगा तो ये रिपोर्ट किसके पास सबमिट करेगा? प्रेसिडेंट के पास। बहुत ध्यान समझना है, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को कहां रखवाएगा? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाएगा। पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा में आई तो वहां पर पब्लिक अकाउंट कमेटी उसकी इंक्वायरी करेगी। फाइनल रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर के पास में उस रिपोर्ट को सबमिट कर देगी। दैट इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर होता है। क्लियर हुआ होगा भाई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले आप देख सकते हैं, समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है, याद रखना है। अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
नीलम संजीव रेड्डी, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह साहब या KR नारायण साहब? ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में राष्ट्रपति कौन थे? देखो भाई, ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करेंगे, ज्ञानी जैल सिंह साहब राष्ट्रपति थे। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह साहब जो थे ये राष्ट्रपति थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भैया। सिख राष्ट्रपति ये देखिए डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह साहब हैं। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ज्ञानी जैल सिंह मैनी इंसिडेंट्स टुक प्लेसेस सच एज अ ऑपरेशन ब्लू स्टार, द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी एंड द 1984 एंटी सिख राइट्स। यानी कि ज्ञानी जैल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए। इनके बारे में एक बहुत बड़ी चीज कही भी जाती है कि थोड़े से दलगत राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने एक बहुत बड़े वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो, डाकपाल विधेयक के मामले में पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग भी किया था, हम सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल है, हु विल एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करता है? मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति या इन दोनों में से कोई या संसद? देखो भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को और वाइस प्रेसिडेंट साहब अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। दोनों एक दूसरे को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? उपराष्ट्रपति। अब थोड़ा सा एक अंतर और भी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इधर ध्यान देने योग्य बात है। जब राष्ट्रपति महोदय अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा स्पीकर को देते हैं, लेकिन जब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे तो उसकी सूचना उनको किसी को नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देंगे तो इसकी सूचना वो लोकसभा स्पीकर को देते हैं। इस पॉइंट को याद रखना है। क्लियर है भाई? हम लोग जानते हैं जस्टिस सूर्यकांत साहब हमारे देश के इस समय चीफ जस्टिस हैं और इस समय हमारे यहाँ 1+33 का कॉन्सेप्ट है। एक चीफ जस्टिस है और बाकी 33 हमारे अदर जस्टिस हैं, याद रखना है। इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं और भी। आर्टिकल 56 of the Indian Constitution makes it clear that the term of the president is 5 years from the date on which he enters the office। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल कब से स्टार्ट होगा? जब वो अपने कार्यालय में प्रवेश करेगा, याद रखना है। उसके बाद में बाय रेजिग्नेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट और बाय रिमूवल बाय द इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उपराष्ट्रपति को संबंधित इस्तीफे से या संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। यह पॉइंट भी हम लोगों ने चर्चा की थी अभी महाभियोग के बारे में, तो उसको भी याद रखना है। अगला सवाल है भाई, हु वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फटाफट से आंसर करना चाहिए भाई आप लोगों को। देखो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति अगर हम लोग बात करेंगे तो जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद बराह वेंकट गिरी साहब जो हैं ये कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए, तो हमारा आंसर हो गया भाई बराह वेंकट गिरी साहब। जाकिर हुसैन साहब हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर है? ये है भाई बराह वेंकट गिरी साहब, याद रखना है, वीवी गिरी साहब। अगला सवाल है, द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन टू हुम? नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है, शानदार तरीके से आंसर करना है। नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? आंसर क्या होगा? बहुत ध्यान से आंसर करना है, बेहतरीन तरीके से आंसर करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और गड़बड़ नहीं करना है किसी विद्यार्थी को। कोई भी विद्यार्थी हमारा गड़बड़ नहीं करेगा। देखो भैया, बहुत ध्यान से समझना है। नीति आयोग की बात करेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष जो अपना रेजिग्नेशन देंगे, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? ऑब्वियसली यार राष्ट्रपति को देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? यहां पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया गया। हम लोग जानते हैं नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। दिस इज द राइट आंसर। प्रधानमंत्री को सुपर कैबिनेट कहते हैं, आर्टिकल इनका 75 है, याद रखना है। और लोकसभा स्पीकर कभी भी अपने अध्यक्ष पद की यानी कि एज अ स्पीकर ओथ नहीं लेता है, इस पॉइंट को भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई, आफ्टर द डेथ
of which Indian president B.D. Jatti were made acting president of India? किस भारतीय राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद B.D. जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया? थोड़ा सा समझना है इसको। 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद, इनका पूरा नाम था बासप्पा दनप्पा जत्ती, तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? फखरुद्दीन अली अहमद इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे? फखरुद्दीन अली अहमद हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच प्रेसिडेंट वाज अ मेंबर ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी फाउंडिंग पार्टी? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की संस्थापक पार्टी के सदस्य कौन से राष्ट्रपति थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब, या ये सभी थे? आंसर कर देंगे भाई सारे के सारे लोग? क्या आंसर होना चाहिए? देखो, कभी भी पूछा जाए बिजली बता सकते हो। इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना है। क्लियर है भाई? यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इसकी स्थापना में अपना योगदान दिया और इसके कुलपति भी बनते हैं। यह हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, याद रखना है। अगला सवाल है भाई, हु अमंग दीज वाज द फर्स्ट मुस्लिम एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला मुस्लिम कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर कभी भी चर्चा करोगे तो यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और उनके पद पर उनका निधन हुआ, याद रखना है। दूसरी चीज, तत्काल उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक बना दिया गया था। ठीक है, इनको बीबी गिरी को कार्यवाहक बना दिया गया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। तो देखिए यहां पर अगर आप देखोगे तो आंसर हो जाएगा हिदायतुल्लाह। बात समझ में आ गई भाई? क्लियर है? क्लियर है? यहां पर देखिए मैं फिर से रिपीट के दे रहा हूं। यहां पर देखिएगा कि जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम पूर्ण रूपेण बनते हैं, उसके बाद में बीबी गिरी बनते हैं कार्यवाहक, जो कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। उसके बाद में हिदायतुल्लाह को बनाया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से चूंकि ये 69 से बनते हैं, ये 77 में डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा हिदायतुल्लाह साहब। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना? कार्यवाहक फर्स्ट, हिदायतुल्लाह बताओगे। आगे बढ़ते हैं। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय सेकेंड प्रेफरेंस वोटर्स? यानी कि भारत के किस राष्ट्रपति को दूसरी वरीयता के वोटों से चुना गया, या कह सकते हो सेकेंड फेज की काउंटिंग से कौन से राष्ट्रपति साहब विजयी हुए थे, इलेक्शन जीते थे? आंसर करिएगा। देखो हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है, रेयर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है, जो अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, उसका बहुमत होता है सदन में, तो इजिली वहां पर जीत जाते हैं। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल वोट में लोकसभा, राज्यसभा, सारी राज्यों की विधानसभाएं, 2 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन सी? दिल्ली और पुदुचेरी। इन सभी दिल्ली पुदुचेरी की विधानसभा, इन सभी के इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना है। तो वीवी गिरी साहब, वरहा वेंकट गिरी इज ओनली वन प्रेसिडेंट हु इलेक्टेड सेकेंड फेज ऑफ द काउंटिंग, जो दूसरे चरण की मतगणना से भारत के राष्ट्रपति बने। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने अगस्त 1969 को भारत का 5वां राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया था, हम सभी लोग जानते हैं। इसमें देख सकते हो वरहा वेंकट गिरी साहब मतों के साथ अपने प्रतिद्वंदी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित कर चुनाव में विजयी हुए, जिन्हें 4,05,427 टोटल मत मिले थे, याद रखना है। अगला सवाल है भाई, हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी हमने चर्चा की थी, लोकसभा स्पीकर करेगा, याद रखना है। प्रेसिडेंट से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को तो इलेक्ट करता है, वहां पर जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है मेंबर उसको बना देता है प्रोटेम स्पीकर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। प्रधानमंत्री को सुपर कैबिनेट के फॉर्म में भी जानते हैं,
आर्टिकल 75 इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर, याद रखना है। तो यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी, अगर कभी पूछा जाए पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, 22, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहां तक किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहां पर देख सकते हैं पूरा डिटेल हमने दिया हुआ है। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 1967 के बाद से समिति के अध्यक्ष विपक्ष से चुना गया और इससे पहले इसका नेतृत्व तो सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी के सदस्य ही करते थे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डिड नॉट सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया सवाल है, यह मैं होमवर्क के लिए सवाल आपको देता हूं। होमवर्क नंबर 1 क्वेश्चन है, बढ़िया से करके लाओगे। कौन राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा नहीं देता है? हाई कोर्ट का जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, या आपका एडवोकेट जनरल, या आपका राज्यपाल? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मैं इतना क्लू किए दे रहा हूं, ये महान्यायवादी है आर्टिकल 76, ये 165 है, ये गवर्नर हो जाते हैं, ये हमारे हाई कोर्ट के जो है वो जस्टिस हो जाते हैं। आपको ये आंसर करना है, ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फटाफट से आंसर करना है, इसमें से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। प्रेसिडेंट इलेक्शन 54, 55 तरीका उनका दिया गया है, और 60 में ओथ है उनका दिया हुआ है कि महाभियोग प्रक्रिया, और 123 में दिया गया अध्यादेश। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से समझना है। पर राष्ट्रपति का चुनाव 54 हो गया, 55 में आपका तरीका हो गया, महाभियोग गलत है, 60 में तो शपथ है, महाभियोग है आर्टिकल नंबर 61 में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, और अध्यादेश आपका 123 है ही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है आपका 29, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये आप लोग बताएंगे। सिविल कोर्ट के जस्टिस, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, कौन भैया राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। अभी मैं और लास्ट में थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में और बताऊंगा आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाकर कि कैसे कैसे प्रेसिडेंट से और भी सवाल बन सकते हैं। इसका आंसर देखो भाई, इनको तो नियुक्त नहीं करता है, इनको भी नहीं, एक सब गवर्नर वाला हो जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल है, 2019 तक कितने भारतीय राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिला? 2019 तक अगर 2019 तक देखोगे तो कितने राष्ट्रपतियों को मिला है? प्रणब मुखर्जी को मिला है 2019 में, तो ये 6 हो जाते हैं प्रणब मुखर्जी को मिला करके, 19 तक अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, 2019 तक 6 हो जाते हैं, याद रखना है, क्लियर है भाई। अब देखो यहाँ पर 2-3 सवाल और आपके बहुत सारे बन सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रेसिडेंट से 2-3 चीजें बहुत बढ़िया से याद रखना है। एक तो इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट से क्वेश्चन बिल्कुल याद रखना। मैं फिर से लिखे दे रहा हूं, 1/4 + 2/3 + 2/3 इज इक्वल टू इम्पीचमेंट, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा, इम्पीचमेंट प्रपोजल, ये प्रेसिडेंट को 14 डेज पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, याद रखना है, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, याद रखना है। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, बट रियल एग्जीक्यूटिव नहीं, रियल एग्जीक्यूटिव हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को, या कह सकते हो सीधे प्रधानमंत्री को हम लोग रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। और एक बड़ा महत्वपूर्ण मैं चर्चा कर दूं आप लोगों से, जो हमेशा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति किसको किसको अपॉइंट करेगा, किसको किसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो तीनों हमारी सेनाएं हैं, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, एक पॉइंट याद रखना है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव वर्क अलग है उसके, लेजिस्लेटिव वर्क अलग है, ये याद रखना है। और आर्टिकल 72 जरूर याद रखना है, जो आपका क्षमादान है,
सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, निरस्त कर सकता है और मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। ऐसा हमने आपके साथ में पहले भी चर्चा की है। ठीक है, तो ये हमने प्रेसिडेंट के बारे में आज के क्लास में बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस किया, ताकि आप लोगों के एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकें। और भी इसी तरीके के सेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।